नए पुराने सैंडल बेचने वाली सास बहू। शांता और मीठी दोनों सास बहू एक ही जगह मालती के यहाँ काम करते थे। शांता दाई के रूप में मालती के बच्चे का ख्याल रखती थी, तो वहीं उसकी बहू घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। एक शाम मीठी बर्तन धो रही थी कि उसकी सास बच्चे को खिलाते खिलाते खुद खांसने लग गई। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपको खांसी आ रही है। ये लीजिए पानी, पानी पीजिए माँ जी। बच्चे को मुझे दे दीजिए। अरे बहू, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खांसी आ गई है। फिर भी माँ जी। अरे मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। अरे ओ शांता ताई, डुग्गू सो गया तो उसे मुझे लाकर दे दीजिए और मेरी कॉफी ले आइए प्लीज। हाँ मालकिन, डुग्गू सो गया है, मैं अभी आपके पास आती हूँ। बहू, तुझे वो देख लेगी यहाँ पर। ला, बच्चे को मुझे दे दे और प्रीति को कॉफी दे आ। जी माँ जी, आराम से जाइएगा संभल कर। मीठी प्रीति को कॉफी देती है। वहाँ शांता बच्चे को लेकर मालती के पास चली जाती है और कहती है, ये लीजिए मालकिन, सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा है, आप इसके टीका लगा देना। अरे आप इसे अपने हाथ से लगा दीजिए, आप तो दादी की तरह है ना इसकी। ठीक है। ये कहते ही शांता उसे काजल की डिब्बी दे देती है और उसके हाथ से गिर जाने से जब शांता उस डिब्बी को उठाती है तो उसकी कमर में मोच आ जाती है। अरे राम रे, मेरी कमर, बड़ा दर्द हो रहा है। ओहो, आपकी तो लग गई। मीठी जरा जल्दी आओ, अजवाइन का तेल और पानी लेकर आओ। शांता बाई, मैं उठा रही थी ना, तो आप क्यों झुकी? तभी मीठी अजवाइन और पानी का गिलास ले आती है और अपनी सास को ऐसे देखकर घबराते हुए कहती है, माँ जी ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या हो गया कमर में? फिर से मोच आई क्या आपको? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता ही है, इसीलिए मैंने तुमसे मंगवाया है। ये बहुत अच्छा तेल है, तुम्हारी माँ जी को पता ही होगा। हाँ बेटा। ये कहते ही मीठी शांता की कमर की मालिश कर देती है। कुछ देर बाद वो घर चले जाते हैं। अगले दिन शांता को उठने बैठने में कमर से प्रॉब्लम होती है और फिर वो कहती है, अरे बहू, 9 बज गए, चल जल्दी से मालकिन के घर जाना है। माँ जी, आपसे तो चला भी नहीं जा रहा। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़ा बैठकर बच्चे को संभाल लूंगी। इस तरह दोनों मालती के घर जाती हैं। मीठी घर के बाकी काम को निपटा लेती हैं। बच्चे को संभालते वक्त भी उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। अरे राम, कमर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या करूं? डुग्गू को भी पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। शांता की ये बात सफाई करते वक्त मीठी सुन लेती है और मालती से जाकर कहती है, मालकिन जी, माँ जी की हालत तो देखी है ना आपने? वो अभी भी दर्द से कर्रा रही है। हाँ मुझे पता है, पर तुम अचानक से क्यों कह रही हो? क्योंकि मालकिन, अब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है और मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए अब मैं और माँ जी यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर मालती उसके पैसों का हिसाब कर देती है और मीठी को दे देती है। तभी बच्चे को खिलाती हुई शांता आती है। मालकिन, ये खिचड़ी खाकर सो गया है, ये लीजिए। ठीक है, अब से आप दोनों ख्याल रखना, ये रहे आपके पैसे। पर अभी तो महीना होने में 2 दिन बाकी हैं। हाँ, पर आपको आराम की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको भेज रही हूँ। दीदी, मेरे ये सारे सैंडल अब किसी काम के नहीं हैं। मैं और नए लेकर आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं इन्हें फेंक रही हूँ। मीठी, आप बाहर जाओ तो इन्हें फेंक देना। प्रीति दीदी, पर ये तो नए सैंडल चप्पल लग रही है। हाँ ये नए हैं, बस मैंने 1-2 बार ही पहना है ना। फिर भी आप फेंक रही हो? हाँ। शुक्रिया मालकिन, आपने हमें समझा और हमारी बुरी हालत में हमारा साथ दिया। अब हम चलते हैं। चलती हूँ मालकिन, डुग्गू का ख्याल रखना। इस तरह से सास बहू अपने घर आ जाते हैं। इतने सारे जूते चप्पल देखकर मीठी को फेंकने का मन नहीं किया और अपने घर पर लाकर घूरती रहती है। आखिर मीठी इतने सारे सैंडल्स को अपने घर क्यों लाती है? क्या वो उसे कुछ नया करने वाली थी या वो उसे फेंक देती?
जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम घर तो आ गए, पर अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? और पुराने सैंडलों को घूर क्यों रही है? सोच रही हूँ माँ जी, इनका क्या हो सकता है। और रही बात खर्चा चलाने की, तो माँ जी हम दोनों ने इतनी सेविंग कर ली है कि अब से हमें सबके यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, इससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी। पर बहू, हम कौन सा कारोबार शुरू करेंगे? माँ जी आइडिया, क्यों ना हम इन जूतों को थोड़ा नया बनाकर इन्हें बेच देते हैं। इस समय काफी पैसे मिल सकते हैं हमें इनसे। और ये जूते ज्यादा नहीं, एक बार ही तो पहने हैं प्रीति मैडम ने। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है माँ जी, मैं इन सैंडलों को सजाने के लिए कुछ चमकीली चीजें लेकर आ जाती हूँ। ये कहते ही मीठी चली जाती है और बाजार से सामान लाकर उन सभी सैंडल्स पर चमकीली और कुछ मोती लगा देती है, जिससे वो और निखर जाती हैं। अगले दिन से दोनों सास बहू उन सैंडल्स को बाजार में बेचने लगती हैं। सैंडल ले लो सैंडल, चमकीले चमकीले सैंडल, मोती वाले सैंडल ले लो। आइए आइए, जल्दी से सैंडल खरीद लीजिए। ऐसे सैंडल आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आपके पैरों में 4 चांद लगा देंगे। वाह, कितने सुंदर सैंडल लग रहे हैं। ये तो मुझे शोरूम जैसे लग रहे हैं। सुनिए, ये सैंडल कितने के हैं? 200 रुपए जोड़ा है बहन। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता दे रही हो। ऐसा करो, मुझे वो चमकीला ग्रीन कलर में दिखा दीजिए। ये लीजिए, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे पैरों में। सुनिए, इसे पैक कर दीजिए। मीठी मोनी को सैंडल दे देती है और उसकी पहली बोनी हो जाती है। उसके सुंदर सुंदर सैंडल्स को देखकर आसपास की लड़कियां बाजारों में आती हैं और उससे सैंडल्स खरीद लेती हैं। तभी फटे कपड़े वाली हाथ में थैला लिए किंजल शांता से कहती है, आंटी, ये सैंडल कितने की है? बहुत सुंदर लग रही है। बेटा 200 की है। इतने पैसे मेरे पास नहीं है, सिर्फ 50 रुपए ही हैं। रहने दीजिए। अरे क्या हुआ, अब लोगी नहीं? ये कहकर वो लड़की उदास मन से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों सास बहू पहले दिन अच्छी बोनी करके घर वापस लौटती हैं। अरे माँ जी, आज तो हमारा काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। इतना तो हमने लगाया भी नहीं था इन मोतियों में। हाँ, ये तो है। पर उस लड़की को देखा था, उदास होकर चली गई यहाँ से। मुझे लगता है हमें थोड़े सस्ते सैंडल्स भी बेचने चाहिए। अमीर लोग तो खरीद सकते हैं, पर गरीबों का क्या? बात तो आपने ठीक कही है माँ जी। क्यों ना मैं सस्ते सैंडल चप्पल लाकर उन्हें सजाकर बेचूं? ये कहते ही मीठी बचे हुए पैसों से सस्ती चप्पल और सैंडल ले आती है और उन पर चमकीले मोती, नग और रिबन लगाकर सजा देती है और सास को कहती है, माँ जी, मैंने चप्पल और सैंडल्स को सजाया है। कैसे लग रही हैं ये आपको? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ये तो बहुत महंगी बेच सकते हैं। लेकिन माँ जी, इसकी कीमत हम सस्ती ही रखेंगे। इस तरह से मीठी ऐसी ही सैंडल्स तैयार कर लेती है और कुछ पुरानी सैंडल्स को भी नया बनाकर अगले दिन बाजार में बेचने लगती है। तभी वही लड़की आती है और सुंदर चप्पल देखकर फिर कहती है, अरे, ये तो उस दिन से भी ज्यादा सुंदर सैंडल हैं, पर ये तो बहुत महंगे होंगे। आइए आइए, सैंडल खरीदिए मात्र 50-50 रुपए में। सुंदर सुंदर चप्पल सैंडल ले जाइए। ये सस्ती और टिकाऊ सैंडल है। अरे वाह, आंटी, नीले रंग की मोती वाली दे दीजिए। ये लो बेटा, तुम्हें पसंद तो आए ना? हाँ, ये लीजिए पैसे, मैं इसे पहनकर ही जाऊंगी अब। ऐसा कहकर किंजल चली जाती है। लड़कियां उस सैंडल्स के लिए दुकान पर आती हैं और केवल आधे घंटे में उसके सारे सैंडल्स खत्म हो जाती हैं। तभी मीठी कहती है, अरे माँ जी, उस दिन से ज्यादा तो हमारी दुकान पर आज भीड़ लगी है। देखिए ना, सारी सैंडल्स खत्म हो गए। अब जो पैसे आए हैं, मैं सोच रही हूँ उनसे ऐसे ही सस्ते सैंडल लेकर आऊं और सबको खुद सजा सजा कर सही दाम पर बेच दूं। ये तरकीब अच्छी है बहू तेरी। कम से कम दोनों तरह के लोग हमसे सैंडल तो खरीद सकते हैं और पुरानी चप्पल भी रिसाइकल हो जाती है। हाँ माँ जी। इस तरह से दोनों सास बहू की नए पुराने सैंडल खरीदने सब आया करते थे। मीठी इसी तरह मेहनत करती और 2 गुना पैसे भी बचाती। साथ ही पुरानी चप्पल को यूज करके दोबारा प्रयोग में लाती
और ऐसे करते करते उन्होंने काफी सारा पैसा कमा लिया था और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। गर्भवती बहू के ऊपर जुल्म। आधी रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घर की रोशनी जल रही होती है और उस घर से एक लड़की के चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज आती है। बस करो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुंजन जमीन पर गिरी हुई होती है। वहीं उसका शराबी पति कार्तिक उसे अपने चमड़े की बेल्ट से उसे नशे की हालत में बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये सब गुंजन की सास उसके कमरे के दरवाजे से छुपकर देख रही होती है और अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे वाह, बस ऐसे ही ये रोज पिटनी चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है बेटा, तू बिल्कुल सही कर रहा है। मार से और मार। शराब के नशे में धुत कार्तिक गुंजन को बेल्ट से मारता रहता है, जिसके बाद बेचारी गुंजन पिटाई खा खा कर बेहोश हो जाती है। कार्तिक भी उसे मारकर अपने बेड पर आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गुंजन को जमीन पर पड़े हुए होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इस हालत में किसी तरह उठती है और नहाकर घर के कामकाज में लग जाती है। गुंजन रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाते हुए रोने लगती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, तू मेरे साथ ये सब क्या कर रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता और कब तक मैं ये सब झेलती रहूंगी। तभी गुंजन की सास गायत्री आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सुबह सुबह चाय नाश्ता भी नहीं देगी क्या? अपनी सास की आवाज सुनते ही गुंजन अपने आंसू पोंछती है और नाश्ता तैयार करके अपनी सास गायत्री के पास ले जाती है। गायत्री जैसे ही गुंजन के चेहरे पर रात की पिटाई के निशान देखती है, अपने मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और आराम से नाश्ता करने लगती है। तभी गायत्री गुंजन से कहती है, देख बहू, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करके आज अच्छे से धो लेना। एक भी कपड़ा बिना धुले रहना नहीं चाहिए। ये सुनकर गुंजन को बहुत दुख होता है कि उसकी सास कभी भी उसके ऊपर दया नहीं करती, लेकिन फिर भी गुंजन बिना संकोच किए कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते धोते गुंजन का शरीर दर्द करने लगता है और वो अपनी माँ को याद करने लगती है। वो भी क्या दिन थे जब मैं पूरा दिन खेल कर अपने कपड़ों को गंदा कर लिया करती थी और मेरी माँ शाम को मेरे कपड़े अपने हाथों से धोया करती थी और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करती थी। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी शादी इस घर में कर दी? काश आज मेरी शादी ना हुई होती तो मैं खुश होती। ये सोचकर गुंजन कपड़े धोते धोते रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गुंजन एक शराबी पति से शादी करके एक अत्याचारी सास के साथ रह रही थी? आइए कहानी में देखते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है, जब गुंजन शादी से पहले अपने माता पिता के घर रहा करती थी। माँ, कहाँ हो आप? देखो, मैं नदी से पीने का पानी भर के ले आई हूँ। अब जल्दी से मुझे खाने को दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे ये तूने क्या करा गुंजन? मैंने तुझे कहा था कि कुएं से पानी लेकर आना है। बेटा, पीने का पानी हमेशा कुएं से लेकर आते हैं। ओ, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, मैं शाम को कुएं से पानी भर कर ले आऊंगी। पहले आप मुझे खाने के लिए कुछ दो। कौशल्या एक थाली में खाना लेकर आती है और गुंजन को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ले मेरी लाडो, पेट भर के खा ले। माँ, जब आप अपने हाथों से खाना खिलाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा पेट अच्छे से भर जाता है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी बात कर ही रही होती हैं, तभी गांव की ठकुराइन गायत्री कौशल्या के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही कौशल्या अपने घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने सामने गायत्री को देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ठकुराइन, आप हमारे घर? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? हाँ, आ सकती हो ना। आइए, अंदर आइए। गायत्री घर के अंदर आती है। गायत्री के पीछे के कुछ नौकर शगुन के थाल लेकर खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या अपना सर झुकाए गायत्री के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वहां पर गुंजन के पिता रामू भी आ जाते हैं और अपने घर में ठकुराइन को देखते ही उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ठकुराइन जी,
आज आप अचानक से हम गरीब के घर में? कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने तुम्हारे पास आई हूँ, मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे ने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है पूरा पागल हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया मेरे बेटे ने इस लड़की के अंदर जो इसके पीछे इतना पागल हो रहा है। ये कुछ शगुन है आप लोगों के लिए। शादी अगले हफ्ते है, अपनी बेटी को तैयार करके ले आना। लेकिन ठाकुराइन जी। लेकिन वैकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अगले हफ्ते दोनों की शादी है। अगर लड़की मंडप तक नहीं पहुंची तो उसकी लाश मैं मंडप तक ले जाऊंगी। ऐसा कहकर गायत्री कौशल्या और रामू को धमकी देकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुंजन अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, मुझे अपने आप से अलग मत करो। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं किसी अनजान से शादी करके कैसे रहूंगी। बेटी, हमें माफ कर दो, हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है और तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठकुराइन जी दिल की बहुत साफ है। बेटी चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे हालचाल लेते रहेंगे। अगले हफ्ते रामू और कौशल्या ना चाहते हुए भी अपनी बेटी गुंजन की शादी ठकुराइन के बेटे कार्तिक से करवा देते हैं। कार्तिक विदेश से पढ़कर आया था, लेकिन आने के बाद से उसने शराब को इस कदर अपना लिया कि वो सुबह शाम सिर्फ शराब के नशे में ही डूबा रहता था। कार्तिक ने कुछ समय तक तो गुंजन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन कुछ समय बाद से ही उसने बेचारी गुंजन के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए और हर रात शराब के नशे में उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान गुंजन प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी उसकी सास और उसके पति कार्तिक के अत्याचार कम नहीं हुए। एक दिन शहर में एक ऑफिसर का ट्रांसफर गुंजन के गांव में हो गया। ऑफिसर के आने के बाद से गांव में काफी बदलाव आ गया था, लेकिन गुंजन आज भी प्रेग्नेंट होने के बाद भी रोज रात को अपने पति के हाथों से पिटती है। उसी रात कमिश्नर ऑफिसर उनके घर के पास गुजर रहा होता है। अरे ये चीखने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर कौन है जो इतनी रात के समय इतनी बुरी तरह चीख और चिल्ला रहा है? लगता है किसी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तभी कमिश्नर का हवलदार कमिश्नर से कहता है, साहब, ये हमारे गांव की ठकुराइन के बेटे की बहू है। ये हर रोज रात को शराब के नशे में आता है और उसको मारने लगता है। कई सालों से बेचारी ये सब सहन कर रही है और अब तो बेचारी वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी ये लोग उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये सुनने के बाद कमिश्नर 1 मिनट भी नहीं रुकता और सीधा गायत्री के घर में घुस जाता है, जिसके बाद वो कार्तिक को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ उठाएगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर उसी समय कार्तिक के ऊपर लाठी चार्ज करने लगता है। तभी गायत्री वहाँ पहुँच जाती है और अपने बेटे को इस तरह पीटते हुए देख कमिश्नर को रोकने लगती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो, क्यों मार रहे हो इसे? अच्छा, बेटे की पिटाई देखी नहीं गई और बहू को इतनी बेरहमी से अपने बेटे से पिटवा रही थी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर गायत्री और कार्तिक दोनों के ऊपर लाठी चार्ज करता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद गुंजन कोर्ट में अपनी गवाही दे देती है और उसे अपने ऊपर हो रहे जुल्म से मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद गुंजन अपने माता पिता के घर चली जाती है और एक खुशहाल जीवन जीने लगती है। एक सास की 5 अनपढ़ बहू। 60 वर्षीय सरस्वती दिल्ली शहर में रहती थी। अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते से वो पेशे से एक कॉलेज की प्रोफेसर थी। सरस्वती के 5 बेटे थे, जिनका नाम नकुल, प्रीत, संजय, श्रवण और मानव था। एक सांझ सरस्वती बालकनी में बैठी कहती है, मेरे सभी बेटे अब सयाने हो चुके हैं, 5 का काम भी सेटल्ड है, समय हो चला है अब उनकी शादी कर दूं। एक बार 5 पटना से लौट आए तो ये बात मैं उनके सामने रखूंगी। तभी बालकनी में बैठी सरस्वती सोसाइटी के गेट से घुसती अपने बेटों की कार को देखकर दरवाजे पर दस्तक देती है। उसके 5 बेटे कार से बाहर आते हैं। माय सन, आई वाज मिसिंग यू वेरी मच। वी मिस यू मोर देन यू मॉम। तभी उनके पीछे उन 5 की पत्नियां भी बाहर निकलकर सरस्वती के पैरों में गिरकर कहती हैं, पाए लागू अम्मा जी। अरे का हुआ सासू माई, पीछे काहे सरकत हो? Who the hell are you? पीछे हटो 5 की 5। नकुल, प्रीत, श्रवण, कौन है ये? अरे हम बतावत हैं अम्मा जी, हम 5 आपके सपूतों की जीवन संगनी और ये आपकी पतोहू हैं। अरे क्या बक रही हो तुम 5? मेरी बहू हो ही नहीं सकती। मेरे बेटे ऐसी गवार लड़कियों से कभी ब्याह नहीं कर सकते। माँ, अब ये 5 ही आपकी बहुएं हैं। अरे मती मारी गई है तुम्हारी। इन अनपढ़ों का आधा बोल बच्चन तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है।
क्या कहेगा पूरा शहर और सोसाइटी जब उन्हें पता चलेगा कि सरस्वती के सपूतों ने 5 अनपढ़ से ब्याह रचाया है। सास पढ़ी लिखी प्रोफेसर और बहुएं अनपढ़। अरे माँ जी, आप हम बहुओं को अनपढ़ कैसे कह सकती हैं? हम 5 बहनें 5वीं पढ़ी लिखी हैं। अरे आज के दौर में 5वीं की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। मगर सासू माँ, पीएचडी काटने वालों ने भी कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? सासू माँ, शहर में सालों पढ़ाई करके भी बैजू हरिया थके मरी गांव पलायन कर गए। कोनो पीएचडी करके पशुपालन करत है तो कोनो बीए करके बकरी चरावत है। फुलवा की ये बात सुनकर पांचों बहुएं ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। कूल डाउन सरस्वती, गुस्सा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। सरस्वती अपनी पांचों अनपढ़ बहू का स्वागत सत्कार करके कहती है, कम इनटू द होम। सासू माँ, अभी तो हम 5 बहुएं घर में घुसी भी नहीं, आपने कल मुंह ही कमीनी कहना शुरू कर दिया। अरे मैंने ऐसा कब कहा? माँ जी, हम 5वीं संधि विच्छेद में पढ़े रहे, कमीनी को जोड़ दो तो वह कमीनी ही कहलाता है। हमका तो लागत है जरूर सासू माँ शहर के स्कूल के पीछे पड़ी हैं, तभी उनका ज्ञान हम बहुओं के आगे बलवान ना हुआ। ये कहकर पांचों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह पांचों सूर्योदय से पहले उठकर सारा कामकाज निपटा कर बैठी होती हैं कि तभी सरस्वती नीचे आती है। सुप्रभात सासू माँ। अरे मेरी अनपढ़ बहू, इतनी शुद्ध हिंदी मत बोलो, इससे तुम हिंदी की प्रोफेसर नहीं बन जाओगी, समझी? तुम पांचों तो बस लीपा पोती में पास हो। आपको कैसे पता माँ जी? क्या? हम पांचों ने लीपा पोती का काम निपटा दिया। सवेरे ही हमने गाय के गोबर से घर साफ कर दिया। ये सुनकर अनपढ़ बहुओं की पढ़ी लिखी सास सरस्वती नाक मुंह सिकोड़ कर बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, You both are how so dirty. I can't explain it. राम राम सासू माँ, इस बढ़ते बुढ़ापे में आप डर्टी पिक्चर देखती हैं? अरे कितनी अश्लीलता है उस फिल्म में, मगर सीख भी है। मेरी बेबाक बेवकूफ अनपढ़ बहू, डर्टी का मतलब होता है गंदा, मैला, गलीच, घिनौना। तुम्हें कहाँ पल्ले पड़ने वाला है कि तुम पांचों के अकल पर अनपढ़ता का पत्थर जो पड़ा है। ब्लडी फूल बहुएं। ये कहकर सरस्वती अपने बैग उठाए बच्चों को पढ़ाने कॉलेज चल देती है। तुम चारों का कुछ बुझाया का? हाँ, सासू माँ ने हम पांचों बहुओं को ब्लडी फूल कहा। सासू माँ ने हम पांचों बहुओं की तुलना फूल से की है। और जो आगे का बचा हुआ ब्लडी शब्द उसका माने है? अरे जरूर ब्लडी कोई शहरी सुंदर फूल की प्रजाति है। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है, मगर अनपढ़ बहुओं और पढ़ी लिखी प्रोफेसर सास के बीच कोई मेल नहीं बैठता। फिर एक सांझ पांचों बहुएं आपस में बतियाते हुए कहती हैं, हम पांचों बहुओं को इतना समय हो गया, मगर हमारी और माँ जी के बीच कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा। क्यों ना हम पांचों सासू माँ के लिए अंग्रेजी सीखने की कोशिश करें, और जब हमें अंग्रेजी बोलना आ जाए तो हम सासू माँ को बोले। 5 बहुएं सरस्वती के कमरे में रखे इंग्लिश बुक को अपने पास रखकर सरस्वती के सो जाने के बाद आधी रात को पढ़ा करती। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन कॉलेज में सरस्वती की प्रोफेसर सहेली शिक्षा कहती है, सरस्वती, अगले 1 सप्ताह बाद तू प्रोफेसर के पद से रिटायर हो जाएगी। अब तो अपनी बहुओं से मिलवा दे। ठीक है, मिलवा दूंगी। सरस्वती सीधे अपनी बहुओं के लिए शॉपिंग करके घर आती है। झुमरी, फुलवा, बिंदिया, रूबी, रसिका, जल्दी से पांचों बाहर आओ। आपने हम पांचों को पुकारा सासू माँ। कल मेरी कॉलेज और सोसाइटी की सहेलियां तुम पांचों की सूरत देखने आ रही हैं। मेहरबानी करके कल तुम पांचों अपनी अनपढ़ता को अंजाम मत देना। इसमें शिफॉन की साड़ी है। सारी हाई सोसाइटी यही ट्रेंडी साड़ी पहनती हैं, कल यही पहनना। ठीक है सासू माँ। अगली सांझ 5 बहुएं सरस्वती की दी हुई साड़ी पहनकर उसकी सहेलियों के सामने आती हैं और एकाएक सभी के पांव छूती हैं। पाए लागू सासू माँ की सहेली चाची। ये देख सरस्वती आंखें दिखाते हुए बोलती है, अरे मेरी बेवकूफ बहुओं, ये शहर है, यहाँ पाँव नहीं पड़ते, हक करते हैं। लागत है अम्मा जी बहुरा गई हैं। अरे सासू माँ, ये हल्का होए के काम शौचालय में शोभत है। अरे सासू माँ, अगर आप यहाँ रायता फैलाएंगी तो आपकी सहेलियों के बीच क्या छवि छाप रह जाएगी। ये सुनकर सरस्वती की सभी सहेलियां होठ काटते हुए हंसने लगती हैं। आखिरकार तुम पांचों ने अपनी अश्लील अनपढ़ता से मुझे मेरी सहेलियों के बीच शर्मिंदा कर ही दिया। सासू माँ, शायद आप पांचों ने हम बहुओं की कदर ना जानी। अरे हम गांव के जरूर हैं, मगर गवार नहीं। यू अंडर अरेस्ट माँ जी।
अरे बेबाक बेवकूफ, उसको अंदर अरेस्ट नहीं अंडरस्टैंड कहते हैं। अरे माँ जी, शब्द को छोड़कर भाव को पकड़िए। इसके बाद पांचों अनपढ़ बहुएं सरस्वती की सहेलियों का बढ़ चढ़कर स्वागत सत्कार करती हैं। शिक्षा, अनीता, मुझे माफ कर देना। मेरी 5 अनपढ़ बहुओं बेबाक बर्बर हैं। तुम भी सोच रही होगी कि कहाँ मैं पुराने दौर में भी पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गई और आज के जमाने में भी मेरी बहुएं अनपढ़ रह गई हैं। तू सरासर गलत सोच रही है सरस्वती। भले तेरी 5 बहुएं किताबी ज्ञान का कीड़ा नहीं है, मगर उनका संस्कृति के प्रति सुनहरा रुझान हम अपनी बहुओं में खोजते हैं। शिक्षा जी, सही कह रही हैं सरस्वती। आज के जमाने में इतनी परिपक्व बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है। और रही बात उनकी पढ़ाई की, जिसके सास खुद प्रोफेसर है, वो अपनी बहुओं को आसानी से शिक्षा दीक्षा दे सकती है। थैंक यू सो मच अनीता, ये सोच तो मेरे मन में आया ही नहीं। सहेलियों के सुझाव से सरस्वती अपनी बहुओं से कहती है, बहू, लागत है सासू माँ का गुस्से का गुबार फूटने वाला है। अरे नहीं फुलवा बहू, तू अपनी सास को इस बार सरासर गलत समझ रही है। अब से मैं तुम 5 बहू पर कभी नहीं बौखलाऊंगी, बल्कि अब तुम्हारी ये पढ़ी लिखी सास तुम 5 को पढ़ाएगी लिखाएगी, ताकि तुम भी भावी भविष्य में कुछ बन सको। ठीक बा अम्मा जी, वी बोथ आर तैयार। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि तुम 5 ने पढ़ने की भरसक कोशिश की, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। सरस्वती प्रत्येक सुबह और सांझ अपनी 5 अनपढ़ बहुओं को पढ़ाने लगती है। 5 पूरी चाहत के साथ पढ़ाई के प्रत्येक पाठ को पढ़ती हैं और अल्प वर्षों में ही वो 5 पढ़ लिख कर अलग अलग पद पर तैनात हो जाती हैं। तुम 5 को मुझे मुकाम पर देखकर आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अब सारी सोसाइटी मुझे पढ़ी लिखी शिक्षक बहू की रिटायर्ड प्रोफेसर सास कहकर पुकारेगा। इसी के साथ सास बहू की ये कहानी होती है यहीं पर समाप्त। अरे 2 गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तुमने आज फिर शराब पी है? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो बेहिसाब शराब पीकर अपनी सांसी बंद करने पर तुले हो? अरे इस प्याले की कीमत तुम नहीं समझोगी प्यारी। ये बोलते हुए पवन बेसुध होकर बिछौने पर सो जाता है और मीनल कहती है, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने एक बच्चे के बाप से ब्याह कर लिया। कैसा पियक्कड़ पति पल्ले पड़ा है मेरे। मीनल माथा पकड़े ये बोल ही रही थी कि उसकी नजर तारा पर पड़ती है। मीनल तारा की सौतेली माँ है। जब कमाई का जरिया सामने है तो काहे की परेशानी। अरे ओ तारा, चल यहाँ। हाँ हाँ, तुझे ही बुला रही हूँ। बोलो मीनल माँ। तेरी माँ मनिहारन थी, वो मरने से पहले चूड़ियाँ बेचती थी। कल से तू भी चूड़ियाँ बेचेगी। मगर माँ, मुझे चूड़ियाँ बनाने नहीं आती। अरे कोई पेट में से सीखकर थोड़ी आता है, यहीं सीखता है। मीनल जबरन 12 साल की बच्ची तारा पर अपनी कथनी थोप देती है। अगली सुबह, अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सवेरे के 5 बज गए हैं, चल चूड़ियाँ बनाकर बेचने जा। सौतेली माँ के खौफ से तारा चूड़ियाँ बनाने में जुट जाती है, मगर मीनल मजे से सो जाती है। तकरीबन 3 घंटों बाद, माँ, मैंने तमाम कामकाज निपटा दिए हैं, अब मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। ये बोलकर तारा चूड़ियों को झोली में रखकर बेचने के लिए बाजार की ओर अग्रसर होती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली चमकीली चूड़ी ले लो। अरे बिटिया, इतनी बचकानी सी उम्र में तुम बाजार में चूड़ियाँ क्यों बेच रही हो? काका, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। चिंता न करो, सौतेली माँ तुम्हें नहीं मारेगी। मैं तुम्हारी चूड़ियाँ खरीद लेता हूँ। दुकानदार तारा की तमाम चूड़ियाँ मोल लेकर उसे चूड़ियों का दाम देता है। माँ, ये लो मेरी चूड़ियों की पहले दिन की कमाई। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ दो ना। खाना तो खत्म हो गया, रात की रोटियां हैं, प्याज के साथ खा ले। भूख से बिलबिलाती तारा को उस घड़ी बासी रोटी भी स्वादिष्ट लग रही थी। वह खाकर सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ तारा सितारा, सवेरा हो चुका है, चूड़ियां बनाना शुरू कर दे। मगर मीनल माँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ले ले ले, तारा की तबीयत खराब हो गई है। अगर इसी पलछिन तू बिछौने से नहीं उठी तो मार मार कर तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। तारा चूड़ियां बनाने लगती है। तभी चूड़ियों की भट्टी की भाप से उसके हाथ
झुंझला उठते हैं। माँ, मेरा हाथ जल गया माँ। अरे बंद करिए बहानेबाजी और चुपचाप से इन चूड़ियों को बाजार में बेच कर आ। सौतेली माँ के भय से तारा तकलीफ को सहकर चूड़ियाँ बेचने निकल पड़ती है। चूड़ियाँ, चमकीली चूड़ियाँ ले लो। कुछ समय पश्चात सवेरे से सांझ हो गई, मगर आज तो मेरी चूड़ियों की बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। अंधेरा गिरने वाला है, मुझे घर चलना चाहिए। थोड़ी ही देर में तारा घर लौटती है, जहाँ उसका पियक्कड़ पिता बेरहमी से उसके बाल पकड़कर कहता है, आ गई तू? ला दे मुझे पौआ के पैसे। आहा बापू, मेरे बाल छोड़ो। आज एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई है। कामचोर, जरूर तूने चूड़ियों की बनावट में कमी की होगी। अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। दोनों दंपत्ति खा पी कर सो जाते हैं। आधी रात भूख से बिलखती तारा अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर लिए रोती बिलखती हुई बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। बापू भी मेरे संग बुरा बर्ताव करते हैं माँ। ये बोलकर तारा सिसकते सिसकते सो जाती है। तभी उसे उसकी माँ का स्वप्न दर्शन मिलता है। यहाँ तो चारों ओर चमचमाती तारे हैं। क्या मैं सितारों के शहर में हूँ? तारा माँ, आप आ गई माँ। जानती हूँ माँ, सौतेली माँ मुझसे जबरन चूड़ियाँ बनवाती और बिकवाती है, मुझे बहुत मारती है। तारा, मेरी बात गौर से सुनो। कोठरी के भीतर एक खुफिया दराज है, जिसके भीतर श्रृंगारदानी है। उसमें 3 जादुई चूड़ियों का सेट है, जो मुझे एक जादूगरनी ने दिया था। शायद उस जादूगरनी को स्मरण था कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतने के साथ तारा सपने से बाहर आकर दबे पांव कोठरी में जाकर उन तीनों जादुई चूड़ियों को खोज निकालती है। अगली सुबह, माँ, मैं चूड़ियाँ बेचने बाजार चली जाऊंगी, मगर उससे पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। क्यों, एक रात में ही चेहरा कुम्हला गया? जाकर पहले इन चूड़ियों को बेच कर आ, तब तुझे खाना दूंगी। तारा उन तीनों जादुई चूड़ियों को चूड़ियों में रखकर बेचने निकलती, मगर बीच रास्ते ही उसका सर भूख से बोझिल होने लगता है। वह एक पेड़ के पास बैठकर चूड़ियों से कहती है, ए मेरी तीनों जादुई चूड़ियों, मुझे अपने जादू का पुख्ता प्रमाण दो। इतने में तीनों जादुई चूड़ियां तेजोमय सुनहरी चमक के साथ हवा के बीचों बीच चकाचौंध प्रकाश हो जाता है। साथ ही चूड़ियों के मुंह, आँख, नाक प्रतिबिंबित होते हैं। कहो तारा, तुम्हें हम तीनों जादुई चूड़ियों से कैसे मदद चाहिए? जादुई तीनों चूड़ियों, क्या तुम मुझ भूखी बेबस को खाना दे सकती हो? एकाएक लाल जादुई चूड़ी के मुख से खूब सारा खाना निकलता है। भूख से बिलबिलाती तारा खाने पर टूट पड़ती है। सौतेली माँ के आ जाने के बाद से आज पहली दफा मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। शुक्रिया लाल चूड़ी। तारा, अब हम दोनों जादुई चूड़ियों से भी कुछ मांग करो। मेरा चूड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सुबह उठकर घर बार समेटना पड़ता है, फिर भट्टी की तपिश सहकर चूड़ियां बनाना और उन्हें कड़कती देर दोपहरी में बेचना। मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे कपड़े भी फटे पुराने हो गए हैं। मैं आसमानी चूड़ी अभी तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किए देती हूँ। आसमानी चूड़ी अपना मुंह खोलकर सैकड़ों नए कपड़े बरसाने के साथ अपनी आंखों की सुनहरी चमक से जैसे ही तारा को सराबोर करती है, तारा का रूप रईस बच्ची में बदल जाता है। अरे वाह जादुई आसमानी चूड़ी, तुम तो लाल चूड़ी की भी बादशाह निकली। तुमने न सिर्फ मुझे नए कपड़े दिए, बल्कि मेरे रंग रूप का भी काया पलट कर दिया। मगर सौतेली माँ फिर भी मुझे सताएगी। तारा, मैं ती जादुई चूड़ी तुम्हारे इस समस्या का समाधान करे देती हूँ। सुनहरी जादुई चूड़ी अपने मुंह से सोने के सिक्के बरसाकर बोलती है, चकित ना हो तारा, ये खरे सोने के सिक्के हैं। इसे तुम अपनी माँ को थमा देना, फिर तुम्हारी स्वार्थी सौतेली माँ तुम्हें नहीं सताएगी। अब मुझे घर जाना होगा, मगर पहले मुझे इन तीनों जादुई चूड़ियों को छिपाना होगा, वरना मेरी चांडाल माँ इन्हें मुझसे छीन लेगी। तारा उन तीनों जादुई चूड़ियों को हाथ में पहनकर घर पहुंचकर कहती है, ये लो माँ, आज की कुल कमाई। तारा का बदला बर्ताव देख दोनों दंपत्ति हैरत अंगेज होते हैं। ये इसका पहरावा है?
कैसे परिवर्तित हो गया ये? चूड़ियों की गठरी भी तकमटेल भरी है। जब चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई तो ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? कोई सयाना व्यक्ति तो इसे ये सोने के सिक्के देने से नहीं रहा। जरूर इस चटक चोरनी तारा ने किसी की तिजोरी लूटी है या फिर जिन्न का जादू इसके हाथ लगा है। दोनों दंपत्ति पुख्ता प्रमाण जानने के लिए तारा के पास आते हैं। बता तुझे ये सोने के सिक्के कहाँ मिले, बोल, वरना ऐसे चमड़ी उधेरूंगा कि चूड़ी बेचने लायक नहीं रहेगी। मीनल तारा को जबरन पकड़कर पवन से पिटाई पड़वाती है। तारा करहाती हुई कहती है, मेरी तीनों जादुई चूड़ियों, मुझे बचाओ। अचानक जादुई तीनों चूड़ियां तारा की कलाई से गायब होकर चकाचौंध चमक के साथ उमड़ते घुमड़ते इंसानी अक्ष धरती हैं। चलो आज हम तीनों जादुई चूड़ियां इन कसाईयों को सबक सिखाएंगे। तीनों जादुई चूड़ियां अपने भीतर से डंडा, झाड़ू और चप्पल से उन पर ताबड़तोड़ बौछार करती हैं। मैयारी, मार गई, सूट डाला रे। अरे तारा, रोक इन तीनों जादुई चूड़ियों को। रुको मेरी तीनों जादुई चूड़ियों। कैसे कसाई दरिंदे हो तुम दोनों? अपनी 12 साल की बच्ची से बाल मजदूरी करवाते हुए शर्म नहीं आती? स्कूल का बस्ता उठाने की उम्र में तुम इस बच्ची के कंधों पर घर का भार उठाने की जिम्मेवारी सौंप बैठे हो। हम तीनों जादुई चूड़ियां तारा के हाथ में ही रहेंगी। तुम दोनों दंपत्ति ने भविष्य में इसके साथ ये ज्यादती फिर दोहराई तो तुम बचोगे नहीं। इसका स्कूल में दाखिला करवाओ और पिता होने के नाते इसे पढ़ाओ। तीनों जादुई चूड़ियों के ताबड़तोड़ वार से दोनों दंपत्ति फिर कभी तारा को परेशान नहीं करते। आज तारा बाकी बच्चों की नाई पढ़ लिख रही है। वो तीनों जादुई चूड़ियां अब भी तारा के हाथों में हथियार का काम कर रही हैं।